Hello everyone, welcome back to Science Education. So friends, as you know, we are discussing class 10 Science chapter 5, that is life processes. Okay? इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 लाइफ प्रोसेस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज रेस्पिरेशन. आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन. ओके, तो प्रीवियस अब तक जो हम लोगों ने बात करी, अब तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया, उसे एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं. देन आज का ये लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके, तो अब तक हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, राइट. अब उस एनर्जी को गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं. ओके, तो सबसे पहला काम फूड इनटेक. सबसे पहले हमने फूड लिया, आउटर इन्वायरमेंट से हमने फूड इनटेक किया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, इंजेशन. ओके, उसके बाद इस फूड का हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माउथ में बकल कैविटी से हम डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड. ओके, ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. उसके बाद डाइजेशन हो जाने के बाद बहुत सारे अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड होते हैं, जिसका एब्जॉर्प्शन होता है ना. डाइजेस्टेड फूड का, इनडाइजेस्टेड फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है. तो थर्ड प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन. उसके बाद इन एब्जॉर्ब्ड फूड का हमारी सेल्स, जितनी भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, वो सारी की सारी सेल्स क्या करती हैं, उसका यूज़ करती हैं, एसिमिलेशन करती है ना. तो इसका यूज्ड अप होता है बाय द सेल्स एंड दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. और उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसे इजेस्ट कर दिया जाता है, बॉडी से निकाल दिया जाता है, जिसे कहते हैं हम इजेशन. तो ये प्रोसेस हमने देखी थी डाइजेशन में, है ना. न्यूट्रिशन की ये प्रोसेस है जो कि 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है. अब ये जो एसिमिलेशन हुआ है, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफरेंट सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं. तो इस तरह से एक सेल के पास, मान लेते हैं कि ये एक सेल है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स एसिमिलेट हुआ, तो इस सेल को, ये जो सेल है, इसे ग्लूकोज मिल गया, राइट. अब क्या होता है, अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी. रेस्पिरेशन की प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, हम आउटर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन इंटेक करेंगे, राइट. इंटेक ऑफ ऑक्सीजन. उसके बाद इस ऑक्सीजन का एल्वेओलाई से ब्लड सेल्स में डिफ्यूजन होगा, राइट. ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा फ्रॉम एल्वेओलाई टू ब्लड सेल. उसके बाद फिर ये डिफ्यूज होकर के ब्लड सेल्स में होगी, फिर ये ब्लड सेल उसको ट्रांसपोर्ट करेगी, है ना. ब्लड जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन करती है. तो ट्रांसपोर्ट हो जाने के बाद ये ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो जाता है सेल्स में. ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू सेल्स. अब सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच गया. अब यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है ग्लूकोज, और भी बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, है ना. दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. तो यहाँ पे प्रोसेस हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन की. ओके, अब सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट्स में, बाई प्रोडक्ट्स के फॉर्म में क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो यहाँ से निकला कार्बन डाइऑक्साइड. अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. इस सेल से ये रिलीज हो गया. अब सेल से फर्स्ट स्टेप, हमने बताया था ना कि रेस्पिरेशन में भी 5 स्टेप्स होते हैं. पहला इनटेक ऑफ फूड, उसके बाद ऑक्सीजन डिफ्यूजन होगा एल्वेओलाई से ब्लड सेल्स में. थर्ड स्टेप में ट्रांसपोर्टेशन होगा ब्लड के थ्रू. फोर्थ स्टेप में ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा सेल में. और फिफ्थ स्टेप में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है. अगेन, और ये जो इनटेक ऑफ फूड हो रहा है, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन. ओके, दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन. अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, फिर ये ऑक्सीजन फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो गया. उसके बाद फिर इसे ब्लड के थ्रू कैरी किया जाएगा, है ना. ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड, ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड. उसके बाद फिर ये यहाँ पे लंग्स के पास ये पहुंचेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पे फिर से इसका कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होगा.
कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड सेल टू लंग्स, ठीक है। उसके बाद तब जा करके ये लंग्स के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपायरेशन हो जाएगा और एक्सपायरेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने डाइजेशन एंड रेस्पायरेशन की प्रोसेस को ऑलरेडी डन कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने देखा कि ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ब्लड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डाइजेशन में भी। यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स का एसिमिलेशन हो रहा है वो कौन करता है, विलाई करती है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती है जो कि इसका एसिमिलेशन करती है, जो कि इस डाइजेस्टेड फूड को, इस एब्जॉर्ब्ड फूड को सेल्स के पास लेकर के आती है, डिफरेंट सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो डाइजेशन में भी ब्लड इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और रेस्पायरेशन में भी ये ब्लड जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, राइट। तो बॉडी में किसी भी सब्सटेंसेस को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने के लिए, है ना, जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में उस सेल्स तक ले जाने की जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ओके। एंड आपने देखा कि ये काम एक पार्टिकुलर सेल कर रही है। कौन सी सेल कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रही है, ब्लड कर रही है, राइट। अब इस ब्लड को फ्लो करने के लिए ये जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है, तो इसको कैरी करने के लिए, इसको फ्लो करने के लिए, बिकॉज ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड है, तो इस फ्लूइड को बहने के लिए, फ्लो करने के लिए कोई तो ट्यूब होना चाहिए ना, कोई तो वेसल्स होनी चाहिए जिसमें ये फ्लो करेगा। तो इस ब्लड को फ्लो करने के लिए जिस पार्टिकुलर सेल की, जिस वेसल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं हम ब्लड वेसल्स, ओके। अब बिकॉज हार्ट तो हमारा ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है ना, हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके नीचे भी बहुत सारी बॉडी होती है और ऊपर भी बॉडी है, ऊपर भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो नीचे भी ले जाना है ब्लड को ऑक्सीजन और ऊपर भी प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए कोई एक ऐसा पंपिंग सिस्टम भी तो होना चाहिए, कोई ऐसा पंप भी तो होना चाहिए जो इस ब्लड को फोर्सफुली पुश कर सके और पूरी बॉडी तक पहुंचा सके। तो इसके लिए रिक्वायर्ड होती है हमारे बॉडी को एक पंप की, एंड दैट इज हार्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, और ये तीनों कंपोनेंट्स मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड दिस ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और आज हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे, ओके। सबसे पहले कि ट्रांसपोर्टेशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो कि बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है या बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो सारे के सारे सब्सटेंसेस एक जगह से दूसरी जगह तक, बल्कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, मूव करते हैं, उसी प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन। एंड जो सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उस सिस्टम को क्या कहते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ओके। तो इसमें हम लोग 2 ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड देन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसा कि आपने देखा कि ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ब्लड वेसल्स में ब्लड रहता है और ये फ्लो कर रहा होता है, तो इसलिए ह्यूमन के केस में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसका भी डिफिनेशन बिल्कुल सेम होगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह, बस आपको क्या कर देना है यहाँ पे, एन ऑर्गन सिस्टम दैट अलाउज बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारी बॉडी में 2 तरह के फ्लूइड पाए जाते हैं, एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। आपने नाम सुना होगा, लिम्फ क्या होता है ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 2 सिस्टम होते हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन करना है बॉडी फ्लूइड, ओके, या फिर आप ब्लड और लिम्फ भी लिख सकते हो, ओके। दैट अलाउज बॉडी फ्लूइड टू सर्कुलेट एंड ट्रांसपोर्ट। सर्कुलेट मतलब घूमना, पूरी बॉडी में ये देखिए इस तरह से पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड, और वो सर्कुलेट करता रहता है, घूमता रहता है और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो इसी ऑर्गन सिस्टम को, जो कि ये ट्रांसपोर्ट अलाउ करती है, इस सर्कुलेशन को अलाउ करती है, एंड इस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये हमारी सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जिसे हम कहते हैं नॉरिश इट, एंड डिजीज से फाइट करने में हेल्प करती है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को स्टेबलाइज करती है, पीएच को मेंटेन करके रखती है। इस होल ऑर्गन सिस्टम को कहा जाता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। अब इस प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड के बेसिस पर ये 2 टाइप के होते हैं, अगर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और अगर लिम्फ सर्कुलेट कर रहा है तो लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके।
चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, देन लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ओके, अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का डिफिनेशन बिल्कुल सेम होगा, बस आपको यहाँ पे क्या कर देना है, ब्लड बॉडी फ्लूइड की जगह पर बस आपको ब्लड मेंशन कर देना है। ठीक है, अब देखिए, अब ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। अब ब्लड हम सभी जानते हैं कि ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। तो इस फ्लूइड को फ्लो करने के लिए ब्लड वेसल्स चाहिए होता है, और इस ब्लड को पूरी बॉडी में, यहाँ पे हर्ट होता है, यहाँ से नीचे भी लाना है, ऊपर भी ले जाना है, तो इसके लिए सब पुश करने की ज़रूरत होती है, धक्का देने की ज़रूरत होती है, ताकि ये फोर्सफुली हर जगह पहुंच जाए। तो इसके लिए एक पंपिंग ऑर्गन होता है, दैट इज हार्ट। ओके, तो इस तरह से ब्लड सर्कुलेटरी में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ओके, तो चलिए एक एक करके इन कंपोनेंट्स को अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड। ब्लड, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं हम इसे, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी बॉडी को कनेक्ट करता है, हमारे पूरे ऑर्गन सिस्टम को एक दूसरे को बिल्कुल कनेक्ट करके रखता है। ये पूरी बॉडी को, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए हम इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ओके, एंड बिकॉज इसमें एक फ्लूइड मीडियम पाया जाता है, जिसकी वजह से इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, जो कि हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। ओके, इसे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू की कुछ अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीज़ें होना ज़रूरी होता है। सबसे पहला, एक मीडियम हो जिसमें सेल्स इम्बेडेड हो, तो मीडियम होना चाहिए, और सेल्स होने चाहिए, और फाइबर्स होने चाहिए। ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। लेकिन ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर्स नहीं होते हैं, फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, और इसके अलावा इसमें सेल डिवीज़न की भी कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। ओके, अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिख रही हैं। एक तो कि लिक्विड पार्ट दिख रहा है, एक फ्लूइड दिख रहा है, और उसमें बहुत सारे सेल्स इम्बेडेड हैं, बहुत सारे सेल्स उस पर स्विम कर रहे हैं, है ना, उसमें तैर रहे हैं। तो इस तरह से ब्लड में 2 कंटेंट होते हैं, एक होता है फ्लूइड मीडियम और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। इन्हीं 2 कंटेंट्स से मिलकर के ब्लड बना हुआ होता है। ओके, अब आइए देखते हैं इसके कॉम्पोजिशन को, कि इस फ्लूइड में क्या क्या होता है और ब्लड सेल्स में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। तो ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं हम उसे? प्लाज्मा कहते हैं, जो कि पूरे ब्लड का 55% होता है, पूरे ब्लड का 55% होता है। और जो सॉलिड पार्ट होते हैं उसमें आपको आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ये 3 सेल्स पाई जाती हैं ब्लड में, जिसे हम कहते हैं ब्लड का सॉलिड पार्ट। ओके, तो ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक फ्लूइड पार्ट जिसे कहते हैं प्लाज्मा, और सॉलिड पार्ट में आ जाता है आपका आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ओके, अब प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, तो इस प्लाज्मा में जो कि 55% होता है टोटल ब्लड का, इसमें 90 to 98%, ये जो परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये 55% के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। लेकिन अगर हम सिर्फ प्लाज्मा की बात करें तो इसमें 90 to 92% तक प्लाज्मा वाटर होता है। ठीक है, 90 to 92% तक वाटर पाए जाते हैं। कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इस प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम कहेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, इसको हम कहेंगे प्लाज्मा प्रोटीन, जिसमें 3 मेन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेन। और इसके अलावा एक और नाम याद रखना है आपको, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, ये सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा में इम्बेडेड होते हैं, उस प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अदर सॉलिड्स होते हैं जिसमें कि आयंस होता है, बाइकार्बोनेट वगैरह। आपने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के फ्लो कर रहा होता है, तो वो सारे सॉलिड्स इसमें इस 1% में इंक्लूडेड होते हैं, है ना। तो इस तरह से 90 से 92% तक वाटर होता है। प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो 6 to 8% होते हैं, एंड बाकी का जो 2% बच गया वो उसमें आयंस होते हैं। ओके, अब डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की बात करें तो ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेस देन 1% ये प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। एंड रेड ब्लड सेल्स 45% रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी आरबीसी में प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन। ओके, इसी आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसे हम एचबी से डिनोट करते हैं। इस हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है आयरन, और इसी आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है। और बिकॉज एक आरबीसी में
करोड़ों HB, करोड़ों हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। इसी की वजह से आरबीसी का कलर रेड दिखता है। और आरबीसीज हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में 45% होते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लड को रेड कलर देता है। WBC प्लेटलेट्स तो बिल्कुल कम है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं, तो कलर किसका आएगा? आरबीसीज का, इसीलिए हमारा ब्लड रेड होता है। ओके, अब आइए 1 बाय 1 इन कंपोनेंट्स को थोड़ा देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा जो होता है, ये लुक एट दिस, ये पेल येलो कलर का होता है, येलो कलर का। और ये कलर इसमें क्यों आता है? तो ये इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, एक पेल येलो कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं यूरोबिलिनोजेन। इसी पिगमेंट की वजह से इसका कलर होता है पेल येलो कलर का। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे सेल्स एंड बहुत से प्लाज्मा प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसमें कि ब्लड सेल्स सस्पेंडेड होते हैं, यानी कि उसमें फ्लो कर रहे होते हैं। यही प्लाज्मा है जो कि इन ब्लड सेल्स को फ्लो कराता है, और उसी के थ्रू हीमोग्लोबिन भी फ्लो कर रहा होता है, और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन भी बाइंड करके फ्लो करता है। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन पहुंच पाता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि इस प्लाज्मा में बहुत सारे सॉल्यूट्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे होते हैं, सेल्स भी फ्लो कर रहे होते हैं। अगर हम इस प्लाज्मा में से प्रोटीन्स को हटा दें, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स कहलाते हैं, उस प्रोटीन्स को अगर हम हटा देते हैं, तब ये प्लाज्मा अब कहलाएगा सीरम। ठीक है, तो यानी कि प्लाज्मा विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन इज कॉल्ड सीरम। तो प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस है? प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होता है, बट सीरम में प्रोटीन नहीं होता है। ओके, अब इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, डाइजेस्टेड फूड का, है ना। सॉल्युबल फॉर्म में ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन, सॉल्ट, हार्मोन्स, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह, ये सब डिजॉल्व फॉर्म में इसमें मिक्सड होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, और तब ये इन सभी का डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन करता है। ओके, एंड ये मैंने बता दिया, प्लाज्मा प्रोटीन, जो प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं उसको प्लाज्मा प्रोटीन या ब्लड प्रोटीन कहा जाता है, जिसमें कि 4 नाम आपको याद रखने हैं: एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है ना, ये स्टोरेज प्रोटीन है, ये फैट्स एंड लिपिड्स वगैरह का ट्रांसपोर्ट करता है, उसे स्टोर करके रखता है। और ग्लोब्यूलिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। इम्यूनिटी का क्या मतलब है? ताकत प्रोवाइड करना, है ना। हमें इन्फेक्शन से बचाने के लिए, हमें जो लड़ने की जो ताकत होती है अपनी, उस इच्छा शक्ति को प्रोवाइड करता है ग्लोब्यूलिन। फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों जो है ना, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ये दोनों प्रोटीन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। किस तरह से करते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें, दैट इज आरबीसी। इस आरबीसी का अनदर नेम होता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो रेड सेल्स विच आर सस्पेंडेड इन द ब्लड प्लाज्मा आर कॉल्ड आरबीसीज। इसके शेप की अगर हम बात करें तो लुक एट दिस, ये बाई कनकेव शेप का होता है। ऊपर की तरफ से भी धंसा हुआ होता है और नीचे से भी बिल्कुल ऐसा ही धंसा हुआ होता है, यहाँ पे देखिए, है ना। तो इसे हम कहते हैं बाई कनकेव। एक तरफ इधर भी कनकेव और नीचे भी कनकेव, है ना, दोनों साइड में कनकेव है, इसलिए इसे हम कहेंगे बाई कनकेव शेप्ड। इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है। ये छोटी छोटी सेल्स होती हैं, इसलिए इसे हम सेल्स भी कहते हैं कभी कभी, बट इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कॉर्पसल्स। आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं इसे। इसका शेप बाइकनकेव होता है। अब ये न्यूक्लियस ह्यूमंस में ये विदाउट न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, बट जो इन्फेंट्स होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, उनके आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, बच्चे बड़े होते जाते हैं, ये न्यूक्लियस जो है वो डिजेनरेट होता जाता है और एट लास्ट ये न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। इसके लाइफ स्पैन की बात करेंगे, ये कितना दिन तक ये आरबीसी रहता है, तो 120 से 127 डेज तक इसकी लाइफ स्पैन होती है। उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। अब जब आरबीसी डेड हो जाता है तो डेड आरबीसीज जो होते हैं ये स्प्लीन में जाकर के स्टोर होते हैं, ठीक है। डेड आरबीसीज या जो भी डैमेज्ड आरबीसीज होते हैं वो भी इस स्प्लीन में जाकर के स्टोर होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेव यार्ड भी कहा जाता है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। ग्रेव यार्ड यानी कब्रिस्तान। तो आरबीसी इसी में, डेड आरबीसी इसी में जाकर के एक्यूमुलेट होते हैं, इसलिए इसे ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। एंड इसमें डैमेज्ड आरबीसीज की रिपेयरिंग भी होती है, इसीलिए इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। इस स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, ठीक है,
ब्लड बैंक भी कहते हैं। ओके, अब इसमें जैसा कि मैंने बताया कि आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें आयरन बहुत सफिशिएंट अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से ब्लड का कलर रेड दिखता है। इसका फंक्शन क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करता है और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है कौन, इस हीमोग्लोबिन को कैरी कौन करता है, आरबीसी। ओके, तो इस तरह से इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एंड टू वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। फ्रॉम एंड टू का क्या मतलब है, यानी कि ये वेरियस टिश्यूज से भी कलेक्ट करता है और वेरियस टिश्यूज के पास भी ले जाता है। ओके, अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, जो हेल्दी पर्सन होते हैं, उसमें आरबीसीज का अमाउंट 5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन तक होता है। 1 mm³ ऑफ ब्लड में इतने आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी मैंने दे दी है क्योंकि आप लोग रिपोर्ट वगैरह देखते होंगे, है ना, तो उस रिपोर्ट में मेंशन रहता है, तो नॉर्मल रेंज आपको पता होना चाहिए। ओके, अब थर्ड वन की बात करें डब्ल्यूबीसीज की, तो डब्ल्यूबीसी इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है जिसकी वजह से कलरलेस ब्लड सेल्स होती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, इसका अनदर नेम होता है ल्यूकोसाइट्स, इसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। इसी ल्यूकोसाइट्स की वजह से, अगर डब्ल्यूबीसीज की कमी की वजह से या एक्सेस, जब एक्सेस डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस होने लगती है ना हमारी बॉडी में, तो एक ब्लड कैंसर हो जाता है। इसी डब्ल्यूबीसीज के एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से ब्लड कैंसर हो जाता है जिसका नाम होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, इसी ल्यूकोसाइट से बना है ल्यूकेमिया। ठीक है, ये सी नहीं होगा यहाँ पे, ल्यूकेमिया। ओके, इसके अलावा जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरिया अगर अटैक कर रहे होते हैं, है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है, तो इस डब्ल्यूबीसी का जो अमाउंट है ना, ये हमारे नॉर्मल बॉडी में, जो एक हेल्दी पर्सन की अगर हम बात करें तो उसमें 6000 से लेकर के 8000 तक डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं। बट अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ या वायरल इन्फेक्शन हुआ हमारी बॉडी में, तो इस डब्ल्यूबीसी का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इस डब्ल्यूबीसी का अमाउंट जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो टेस्ट करके ये पता कर लेते हैं कि किस तरह का इन्फेक्शन है ना। डब्ल्यूबीसी का अमाउंट रिपोर्ट में ज़्यादा आएगा तो उनको पता चल जाता है कि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है। बट इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि 2 ऐसे डिजीज़ हैं जिसमें डब्ल्यूबीसी का अमाउंट कम हो जाता है। पहला डिजीज़ है HIV, जो कि वायरस से होता है, तो वायरस को इधर लिखो, वायरस से होता है HIV, एंड टाइफाइड जो कि बैक्टीरिया से होता है। इन दोनों डिजीज़ में, इन दोनों इन्फेक्शंस में डब्ल्यूबीसी का अमाउंट कम हो जाता है। ओके, तो इस तरह से डब्ल्यूबीसी का काम, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और हमें पैथोजन अटैक से, पैथोजेंस मतलब क्या, जो कि हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, उसे पैथोजन कहा जाता है। ठीक है, हार्मफुल माइक्रोब्स को पैथोजन कहते हैं जो कि हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं। तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और जो यही एंटीबॉडीज हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है पैथोजन से। तो अल्टरनेटली डब्ल्यूबीसीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पैथोजेंस। ओके, अब ये डब्ल्यूबीसी फर्दर जाकर के 2 टाइप्स में क्लासीफाई हो जाता है। अगर साइटोप्लाज्म में, अगर इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स है, अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स, और अगर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनुलोसाइट्स। तो इस तरह से ग्रेन्युलोसाइट एंड ऑर्गेनुलोसाइट 2 टाइप्स में डब्ल्यूबीसी डिवाइड हो जाता है और फर्दर इन दोनों टाइप्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। ग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, लुक एट दिस, ये छोटे छोटे इस तरह से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसे ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, तो जिस डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट, और जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उसे कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ऑर्गेनुलोसाइट 2 टाइप के होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ओके, इनके फंक्शंस की बात करें तो मोनोसाइट्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स वगैरह को इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस अगर इनिवेट करते हैं, घुसते हैं, तो उसे ये क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ओके, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन वगैरह से भी हमें
प्रोटेक्ट करता है, एज वेल एज रिपेयरिंग एंड ग्रोथ। हमारी बॉडी में जितने भी रिपेयरिंग एंड ग्रोथ वगैरह होता है उसमें भी लिम्फोसाइट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल को नेचुरल किलर कहा जाता है। नेचुरल किलर, नेचुरल किलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जैसे ही हमारी बॉडी में कोई आउटर पैथोजन है ना, कोई एंटीजन अटैक करता है, कोई बाहरी सब्सटेंस हमारी बॉडी में इन करता है, कोई बाहरी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इन करता है, तो उसे ये फौरन से इनगल्फ कर लेता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, खा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको नेचुरल किलर कहा जाता है। स्नोफिल की बात करें तो स्नोफिल जो होता है वो एलर्जिक एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन से हमें बचाता है। ठीक है, एलर्जिक एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। एंड बेसोफिल ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स की सिंथेसिस भी करता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। तो इट सिंथेसाइज एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन। अब आइए हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स ये कलरलेस सेल फ्रैगमेंट्स होता है, बिल्कुल छोटा छोटा फ्रैगमेंट होता है जो कि ब्लड सेल्स में, ब्लड प्लाज्मा में इम्बेडेड होता है। एंड ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये क्लॉट बनाने में हेल्प करता है और हमारी ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है या उसे रोकने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या हो गया? टू फॉर्म क्लॉट्स, ब्लड क्लॉटिंग, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अगर हम इसके बनने की बात करें, इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो देखिए आरबीसीज हो या डब्ल्यूबीसीज हो या ये प्लेटलेट्स हो। ठीक है, प्लेटलेट्स, इन तीनों की सिंथेसिस बोन मैरो में ही होती है। बोन मैरो क्या है? तो बोन मैरो एक स्पंज लाइक टिश्यू होता है। हमारी जो बोन्स होती है ना, लुक एट दिस, ये हमारी बोन्स है। इसी बोन्स में है ना दो टाइप के बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं। ये एक होता है रेड बोन मैरो और एक होता है येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो जो होता है ये इस बोन के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। लुक एट दिस, ये है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो होते हैं ना वो ब्लड सेल्स की सिंथेसिस करते हैं। ब्लड सेल्स की सिंथेसिस कहाँ होती है? रेड बोन मैरो में होती है। और बीच का जो पार्ट होता है, इस बीच में प्रेजेंट होता है येलो बोन मैरो, जो कि बोन्स सेल्स की सिंथेसिस करती है, कार्टिलेज बनाती है। ठीक है, तो येलो बोन मैरो का काम होता है कार्टिलेज या बोन सेल्स बनाना। ठीक है, इसमें कुछ स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि इस बोन सेल, कार्टिलेज वगैरह की सिंथेसिस करती है। और रेड बोन मैरो में भी स्टेम सेल जो प्रेजेंट होती है वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती है। ओके, अब देखिए एक और बात मैं बता दूं कि ब्लड सेल्स की जो सिंथेसिस होती है, इस ब्लड सेल की सिंथेसिस को कहते हैं हिमेटोपोएसिस। आपने नाम सुना होगा, हिमेटोपोएसिस। हिमेटोपोएसिस, हिमेटो वर्ड जो होता है ना वो ब्लड के लिए यूज होता है और पोएसिस मतलब फॉर्मेशन। तो हिमेटोपोएसिस ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को कहा जाता है। इसीलिए ब्लड सेल का एक अनदर नेम भी होता है हिमेटोसाइट। ठीक है, हिमेटोसाइट। ओके, इसके अलावा प्लेटलेट्स का अनदर नेम है, ये साइट वर्ड है ना, हिमेटोसाइट ब्लड सेल को कहा जाता है। इसीलिए प्लेटलेट्स आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज के एक अनदर नेम भी है। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ओके, अगर हम इसके नॉर्मल रेंज की बात करें, एक हेल्दी पर्सन में प्लेटलेट्स का कितना अमाउंट होता है, तो 1.5 से लेकर के 4.5 लैक्स तक ये हमारे ब्लड में 1 क्यू ऑफ ब्लड में इतने 4.5 लैक्स प्लेटलेट्स तक प्रेजेंट होते हैं। और अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह कॉज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, अब प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि ब्लड क्लॉटिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस होता है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है ना कि जहाँ पे हमारी टिश्यूज डैमेज होती है ना, जैसे कि ये हमारा हाथ है, ये किसी बंदे का हाथ है ना। अब यहाँ पर इंजरी हो गई, डैमेज हो गया, तो यहाँ से निकला ब्लड। ओके, अब यहाँ पर जो इंजर्ड टिश्यू है, तो ये इंजर्ड टिश्यू
एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, एक प्रोटीन बनाती है जिसको कहते हैं हम एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। एक्सो बाहर है इसलिए एक्सो, ठीक है, एक्सो मीन्स बाहर, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। एंड ये जो ब्लड है, ये जो ब्लड निकला है यहाँ पर से, इसमें होते हैं प्लेटलेट्स, और यही प्लेटलेट्स जो है सिंथेसाइज करते हैं एक प्रोटीन का जिसको कहा जाता है एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। अगर आपको नाम नहीं याद रहे तो बस आपको इतना याद रखना है कि इंजर्ड टिश्यू से एक प्रोटीन निकलता है, ब्लड के प्लेटलेट्स से एक प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये दोनों प्रोटीन एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन ये दोनों मिलकर के सिंथेसाइज करते हैं, एक एंजाइम का सिंथेसाइज करते हैं। ये दोनों मिलकर के एक एंजाइम की सिंथेसिस करते हैं जिसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। ओके, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की सिंथेसिस होती है। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था कि प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कहे जाते हैं। तो ये एंजाइम जो है थ्रोम्बोकाइनेज, ये उस प्लाज्मा में प्रेजेंट, बिकॉज यहाँ पे ब्लड है तो ब्लड में प्लाज्मा भी प्रेजेंट है, तो प्लाज्मा में प्रेजेंट है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। तो सबसे पहले ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन, जो कि प्रोथ्रोम्बिन जो है ये अभी इनएक्टिव फेज में है, ठीक है, इनएक्टिव है। तो इस प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में, ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन जो एक्टिवेट हो गया, अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और यही फाइब्रिन हमें हमारे इंजर्ड टिश्यू के पास ब्राउन कलर के क्लॉट के फॉर्म में दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं क्लॉट। तो इसी फाइब्रिन का नाम होता है क्लॉट, इसी फाइब्रिन को कहा जाता है क्लॉट, जो कि हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गए ब्लड के कंपोनेंट्स। आरबीसीज, सबसे पहले प्लाज्मा एक फ्लूइड मीडियम है जिसमें कि 3 सेल्स इम्बेडेड होते हैं। सबसे पहला आरबीसीज 45% होता है, डब्ल्यूबीसीज लेस देन 1% होता है, एंड प्लेटलेट्स जो कि वो भी लेस देन 1% होता है, और ये सभी प्लाज्मा के साथ फ्लो कर रहे होते हैं। अब ये किस में फ्लो करेंगे, तो ब्लड वेसल्स में। तो आइए ब्लड वेसल्स को देखते हैं। तो ब्लड वेसल्स एक ट्यूब है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, उसी को कहते हैं ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। आर्टरीज जो कि हार्ट से ब्लड को कैरी करती है और दूर ले जाती है, यहाँ पे हार्ट है, तो ये ब्लड को हार्ट से कैरी करती है और हार्ट से दूर ले जा रही है। तो जो वेसल्स हार्ट से दूर ले जाती है ब्लड को, जो वेसल्स ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है उसे हम कहेंगे आर्टरीज, और जो वेसल्स हार्ट के पास लाती है उसे हम कहते हैं वेन्स। ये हमेशा याद रखना है, ये डिफिनेशन कभी चेंज नहीं होती है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा याद रखना है आपको ये डिफिनेशन कि जो हार्ट से दूर ले जाए वो आर्टरीज, और जो हार्ट के पास लेकर के आए, जो हार्ट के टुवार्ड्स दी हार्ट फ्लो कर रही हो, उसको कहते हैं हम वेन्स। ओके, अब जब ये आर्टरीज एंड वेन्स डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाती हैं तो ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे हार्ट है, अब इस हार्ट से निकली आर्टरी, प्योर ब्लड लेकर के हार्ट से निकली आर्टरी, अब यहाँ पे प्रेजेंट है लीवर, इस लीवर में गई, फिर नीचे आई, नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है स्टमक, स्टमक में आई, फिर नीचे यहाँ पे किडनी प्रेजेंट है, किडनी में आई, इस तरह से करके ये, और यहाँ पे ये लोअर बॉडी है तो लोअर बॉडी में आई, इस तरह से करके ये डिफरेंट ब्रांचेस में बढ़ गई। ओके, और इधर से यहाँ पर से वेन्स आ रही है हार्ट में, है ना, तो ये हार्ट से वेन भी आ रही है, तो ये भी डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाएगी ना, ये डिफरेंट ऑर्गन्स से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करती हुई, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करती हुई हार्ट के पास पहुंचेगी। तो यहाँ पे इधर है आर्टेरियोल, सॉरी आर्टरी, यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो है मेन ब्लड वेसल जो है वो आर्टरी है, और इधर वेन्स है। एंड ये जो ब्रांचेस हैं, ये जो ब्रांचेस हैं, इस ब्रांचेस को, वेन्स के ब्रांचेस को कहा जाता है वेन्यूल्स, एंड आर्टरी के ये जो ब्रांचेस हैं इसे कहते हैं आर्टेरियोल, ठीक है, आर्टेरियोल कहा जाता है। अब ये जो आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स हैं, ये इन ऑर्गन्स में जो प्रेजेंट है डिफरेंट टिश्यूज एंड डिफरेंट सेल्स, उन तक मटेरियल्स को पहुंचाने के लिए
फर्दर स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स में, लुक एट दिस, फर्दर स्मॉलर, मान लो कि ये एक सेल है ना, तो एक सेल में ये फर्दर स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स में ये डिवाइड हो जाती हैं, जो कि डायरेक्ट हर सेल के पास पहुंच जाती है, हर सेल के कांटेक्ट में होती है। तो इन्हीं स्मॉलेस्ट वेसल्स को कैपिलरीज कहा जाता है। ओके, तो जैसे कि आपने देखा था कि ट्रैकिया, रेस्पिरेशन में देखा था कि ट्रैकिया आगे जाकर के ब्रोंकाई में डिवाइड होता है और ब्रोंकाई आगे जाकर के ब्रोंक्यूल में डिवाइड हो जाता है, एंड ब्रोंक्यूल फर्दर इसके लास्ट में क्या होता है, एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है कि आर्टरी फर्दर जाकर के आर्टेरियोल में डिवाइड होती है, एंड आर्टेरियोल फर्दर जाकर के कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक उसी तरह से वेन्स फर्दर डिवाइड होंगी तो वेन्यूल्स कहलाएंगे, एंड वेन्यूल्स फर्दर डिवाइड होंगी तो कैपिलरीज कहलाएंगी। ओके, तो इस तरह से अगर हम इन तीनों के डिफरेंस की बात करें, इसमें कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंस पाए जाते हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो इस तरह से इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये डिफरेंसेस आपको पूछे जा सकते हैं। तो ब्लड फ्लो की, सबसे पहले हम ब्लड फ्लो की बात करें तो आर्टरीज का काम होता है हार्ट से दूर ले जाना। यहाँ पे है हार्ट, तो इस हार्ट से दूर ले जाती है आर्टरीज, एंड वेन्स जो है वो हार्ट की तरफ ले जाती हैं, टुवर्ड्स दी हार्ट ले जाती हैं, एंड कैपिलरीज क्या करती हैं, ये आर्टरीज को वेन्स से कनेक्ट करने का काम करती है, ज्वाइन करने का काम करती है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हार्ट से ब्लड निकल रहा है, तो हार्ट में ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग्स से। लंग्स में ऑक्सीजन मिला, अब ऑक्सीजन कैरी करके हार्ट के पास आती है ब्लड, और उसके बाद ये यहाँ से फ्लो होती है आर्टरीज में। तो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रही है वो कौन सी ब्लड होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही हम प्योर ब्लड कहते हैं। ठीक है, वेन्स में चूंकि सेल्स से जा रही है ब्लड, है ना, बिकॉज वेन डिफरेंट सेल्स से ब्लड कलेक्ट करती है, यानी कि ये इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करेगी जिसमें कि CO2 का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है। एंड कैपिलरीज में यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, ये आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, एंड फिर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करके, यहाँ पर से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करके ये वेंस में भेज देती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी फ्लो होता है इसमें, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी फ्लो करते हैं, तो इसमें बहुत हो जाएगा, है ना। अब देखिए, लंग्स से जो आर्टरी या वेंस लेकर के आती हैं ब्लड को, उसे पल्मोनरी नाम दिया जाता है, पल्मोनरी। ठीक है, पल्मोनरी। तो अगर लंग्स से आर्टरीज किसको कहते हैं, जो कि हार्ट से दूर ले जाती है, तो हार्ट से दूर ले जाने का मतलब कि हार्ट से लंग्स में जो आर्टरी जा रही है उसको कहते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो बॉडी से ब्लड गया हार्ट में, इम्प्योर ब्लड, और वही इम्प्योर ब्लड जाता है लंग्स के पास फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करता है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी जो है ना, पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है। एंड उसी तरह से वेंस में भी, अब यहाँ पे देखो, वेंस का क्या काम है, हार्ट की तरफ ले जाना। तो लंग से जो हार्ट में ब्लड आ रहा है उसको कहेंगे पल्मोनरी वेंस, क्योंकि ये हार्ट की तरफ आ रही है। तो पल्मोनरी वेंस का काम होता है, ये लंग से आ रही है, तो लंग्स में तो ऑक्सीजन है, तो वहाँ पर से जो ब्लड आएगी वो कौन सी ब्लड होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी। तो इस वेंस के एक्सेप्शन में आपको हो जाता है पल्मोनरी वेंस। ठीक है, पल्मोनरी वेंस जो होती हैं ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड पल्मोनरी आर्टरी जो होती हैं वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, नाउ अब ब्लड प्रेशर की बात करें तो बिकॉज आर्टरीज में हार्ट से बिल्कुल फोर्सफुली ब्लड फ्लो हो रहा है ना, बिल्कुल यहाँ पे हार्ट है और हार्ट से बिल्कुल फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ही हाई होता है। एंड बिकॉज वेंस में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कम हो जाता है, क्योंकि वेंस में ब्लड सेल से आ रही है, सेल से जा रही है ना इसमें ब्लड, तो इसमें जो है ब्लड का प्रेशर वो लो होता है। एंड कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज में ब्लड बिल्कुल लेवल में फ्लो कर रहा होता है, इसलिए यहाँ पे मीडियम ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, नाउ वॉल्स की अगर हम बात करें तो देखिए, अब यहाँ पे इस आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है बिल्कुल हार्ट से डायरेक्ट जा रही है, तो प्रेशर ज़्यादा है, तो इस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी थिक एंड इलास्टिक होती हैं, ताकि ये इस
प्रेशर को झेल सके, इस प्रेशर को टॉलरेट कर सके, ठीक है। और बिकॉज वेंस में ऐसी बात नहीं है, वेंस में प्रेशर जो है बिल्कुल लो होता है, इसलिए इसकी वॉल्स जो होती हैं वो थिन होती हैं, ठीक है। कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज में गैसियस एक्सचेंज करना होता है, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है तो सेल्स में गैसियस एक्सचेंज करना होता है। तो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल सेमी परमिएबल होती है ना, बिल्कुल परमिएबल होती है। इसी तरह से कैपिलरीज की भी जो वॉल्स होती है वो वन सेल थिक होती है, यानी बिल्कुल सेल की तरह बिल्कुल थिन होती है, एक्सट्रीमली थिन वॉल्स होती है, ताकि गैसियस एक्सचेंज इजीली हो सके। कोई किसी भी मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है तो वो आसानी से हो सके, इसलिए कैपिलरीज की वॉल बिल्कुल थिन होती है, वेंस की वॉल थिन होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। एंड आर्टरीज की वॉल्स बहुत ही थिक एंड इलास्टिक होती है, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ही हाई होता है। ओके, एक और बात है वेंस के केस में जो कि सिर्फ और सिर्फ वेंस में प्रेजेंट होती है, वो होता है वॉल्व्स। वेल्व्स जो होती है ना, वेल्व्स, ये वेल्व्स एक वन वे गेट की तरह एक्ट करती हैं। यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, इस वाल्व में वाल्व लगा होता है जो कि ब्लड को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करना अलाउ करता है। यहाँ से ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो किया तो वो वापस बैक नहीं आए, बैक फ्लो नहीं हो, उस बैक फ्लो से बचाता है वेल्व्स। तो वेल्व्स का फंक्शन क्या हो गया, बैक फ्लो से प्रोटेक्ट करना, ठीक है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ वेंस में प्रेजेंट होती हैं, आर्टरीज एंड कैपिलरीज में एब्सेंट होती हैं। ओके, तो ये डिफरेंसेस हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस तरह से हमने आर्टरीज, वेसल्स एंड कैपिलरीज के डिफरेंसेस को देखा। तो इसके फंक्शंस क्या हो गए, आर्टरीज, ये आर्टरीज क्या करती है, ब्लड को हार्ट से सेल्स की तरफ ले जाती है, हार्ट से सेल्स, ऑर्गन्स या टिश्यूज में ले जाती हैं, एंड ये कैरी करती है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वेंस की बात करें तो वेंस का क्या हो जाएगा, ये सेल्स या डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट की तरफ ले जाती है, और दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल। कैपिलरीज का क्या काम है, ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्ट करती है, किसमें, सेल्स में, एंड सेल्स से कलेक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल को। तो ये फंक्शंस हो गए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, अब ये आर्टरीज एंड वेंस दो टाइप की होती हैं, ये हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले आइए हार्ट के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो हार्ट क्या है, ये हमारा पंपिंग ऑर्गन है, इट इज आवर पंप। ओके, ये मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कार्डियक मसल से बना होता है। हमने क्लास 9th में पढ़ा है। ये मसल्स 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, स्केलेटल मसल होता है, दूसरा कार्डियक मसल होता है, एंड द थर्ड वन इज स्मूथ मसल्स। ओके, स्केलेटल मसल वॉलंटरी मसल्स होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स, ये दोनों जो होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो कार्डियक मसल इनवॉलंटरी होती हैं, जिन्हें न्यूरॉन्स कंट्रोल करती हैं। तो कार्डियक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की खासियत होती है, इसीलिए इसी कार्डियक मसल से हार्ट बना हुआ होता है। अगर हम इस हार्ट के साइज की बात करें तो ये आप अपनी मुट्ठी बंद करोगे तो जो साइज होता है वही उसी फिस्ट के बराबर हार्ट का साइज है। हर किसी के अपनी मुट्ठी जितनी बड़ी होती है उतना ही बड़ा उसका हार्ट होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि लंग्स है। तो हमने रेस्पिरेशन में देखा था कि ब्लड लंग से ऑक्सीजन कैरी करके कहाँ जाता है, हार्ट के पास, सेल के पास जाता है। हमने देखा था रेस्पिरेशन में, है ना, सेल्स के पास जाता है। तो ये डायरेक्टली सेल के पास नहीं जाता है, इसे पहले जो है हार्ट से क्रॉस करना पड़ता है, तब जाकर के ये सेल्स के पास पहुंचता है। ठीक उसी तरह से सेल्स से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के पहले हार्ट से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के ये लंग्स के पास पहुंचता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो बिकॉज लंग्स से जो ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो भी पहले हार्ट में जा रहा है, और सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ब्लड जा रहा है वो भी इसी हार्ट में जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो, इस इंटरमिक्सिंग से बचाने के लिए हार्ट में डिफरेंट चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर से डिनोट करते हैं। अपर चैम्बर है तो उसको हम एट्रियम कहते हैं, और लोअर चैम्बर जो होते हैं उसे हम वेंट्रिकल
कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। इसी एट्रियम का प्लूरल होता है एट्रिया, एंड वेंट्रिकल को वेंट्रिकल्स कहते हैं प्लूरल में। अब ये जो चैम्बर्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होते हैं। किसी में 4 चैम्बर्स होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 2 होते हैं, ठीक है। ये अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो बर्ड्स एंड वेसल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, जो हमारी बॉडी होती है ना, हम वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में ये टेंडेंसी होती है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। टेम्परेचर को मेंटेन रखने की टेंडेंसी पाई जाती है कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स यानी कि मैमल्स एंड बर्ड्स। तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करने की इसमें टेंडेंसी पाई जाती है, यानी कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं। सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, यही 2 कैटेगरी है एनिमल्स की जो कि वार्म ब्लडेड होते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो बिकॉज इन्हें टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ता है, अगर गर्मी का मौसम है तो उस टाइम में इसको अपनी बॉडी को गर्म करने की ज़रूरत होती है, हीट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है, तो जिसके लिए एनर्जी, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होता है, तो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी कहाँ से होगा? ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा, तभी रेस्पायरेशन की प्रोसेस होगी ना। तो इसीलिए इसमें ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए होता है, बहुत ही हाईली इफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई होनी होती है। इसलिए बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। पहला चैम्बर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं बर्ड्स में और मैमल्स में। दूसरे कैटेगरी की बात करें रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस जो कि लैंड और पानी, ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं, उसको एम्फीबियन कहा जाता है। और रेप्टाइल्स जो कि सरसराकर चलते हैं, उसको रेप्टाइल्स कहा जाता है। तो इन दोनों में जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसमें ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और फिशेस जो होती हैं वो भी कोल्ड ब्लडेड होती हैं। इसमें भी टेम्परेचर को मेंटेन करने की टेंडेंसी नहीं होती है, इसलिए इसे कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है, ठीक है। तो रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। लुक एट दिस, ये रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस का हार्ट है, एक चैम्बर ये, दूसरा चैम्बर ये, और तीसरा ये, ठीक है। तो हमारे केस में अपर चैम्बर 2 है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो एक को कहते हैं राइट एट्रियम और दूसरे को कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। एंड नीचे के जो चैम्बर है, इसे राइट साइड वाले को राइट वेंट्रिकल कहा जाता है, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा जो हार्ट होता है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट, ठीक है। बर्ड, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस की बात करें, इसमें 3 चैम्बर होते हैं। तो 2 एट्रियम होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। 2 एट्रियम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 एट्रियम होता है इसमें, 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल्स। एंड फिशेस की बात करें, जिसे हम पाइसेस कहते हैं, ये पाइसेस क्लास में आते हैं फिशेस। इसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है, 1 एट्रियम पाया जाता है एंड 1 वेंट्रिकल होता है, बस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। बर्ड्स एंड मैमल्स में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में कितने चैम्बर होते हैं, फिशेस में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे हमारी बॉडी में, जो हम अपने ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हमारी बॉडी में जितने भी बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो इस चैम्बर्स को, यहाँ पे एक साइड में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो पहले ऊपर वाले चैम्बर में जाता है, फिर नीचे वाले में आता है, तब बाहर जाता है लंग्स में। तो फिर वापस से ये लंग्स से जब हार्ट में आता है तो लेफ्ट साइड के चैम्बर में इंटर करता है, ठीक है। तो एक तरफ, एक साइड में, ये जो राइट साइड है ना, इसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो कर रहा होता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो कर रहा होता है, और इस साइड में जो है प्योर ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। प्योर ब्लड फ्लो कर रहा होता है क्योंकि लंग्स से आ रहा है, तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यानी कि प्योर ब्लड, ठीक है। तो आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी को आप लॉर्ड वर्ड से याद रख सकते हैं, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। अब ये दोनों ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो, इसलिए इस बीच में डिवाइडिंग वॉल होती है, इस वॉल को कहते हैं हम सेप्टम, ठीक है। अब इतना स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया ना। ऊपर के 2 चैम्बर को हम एट्रियम कहेंगे, नीचे के 2 चैम्बर को वेंट्रिकल कहेंगे। जो राइट साइड में प्रेजेंट है उसको राइट एट्रियम कहेंगे, जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसे लेफ्ट एट्रियम कहेंगे। जो राइट साइड में वेंट्रिकल प्रेजेंट है उसको राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल। बीच में जो डिवाइडिंग वॉल है उसे सेप्टम कहते हैं। अब आइए हम वेन्स की बात करते हैं, इसमें जो वेसल्स हैं उसकी बात करते हैं। तो वेसल्स, इसमें 4 टाइप की वेसल्स होती हैं, ठीक है।
अभी किस तरह से फ्लो होता है उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम हार्ट की लेबलिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेबलिंग कर रहे हैं। हमने इसे लेबलिंग कर लिया, राइट एट्रियम क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, राइट वेंट्रिकल क्या होता है और सेप्टम क्या होता है, इतना हमने अभी कर लिया। अब हमें आर्टरीज एंड वेसल्स की बात करनी है, ठीक है। अब जैसा कि हमने देखा कि सेल्स से ब्लड लंग्स तक जाने के लिए पहले ये हार्ट में जाता है, तब लंग्स में जाता है और फिर लंग्स से हार्ट में जाता है ना। यानी कि अब जैसे कि देखो यहाँ पे सेल्स है और यहाँ पे मान लो हार्ट है और लंग्स है, ठीक है। तो पहले ये सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ये आएगा, इसमें अपर पार्ट की बॉडी है तो ऊपर से आएगा, लोअर पार्ट की सेल्स है तो नीचे से जाएगा, दोनों जाएगा एक ही चैम्बर में, ऊपर से और एक नीचे से, ठीक है। ये कौन सा ब्लड जा रहा है, सेल से जा रहा है तो CO2 रिच ब्लड होगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके। अब यहाँ से ये फ्लो करता हुआ आएगा और ये यहाँ से जाएगा लंग्स के पास, तो ये कौन सा ब्लड जा रहा है अभी, CO2 रिच ब्लड। अब यहाँ पे लंग्स में पहुँचने के बाद लंग्स क्या करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायर कर देगा, यानी बाहर कर देगा, बाहर रिलीज हो जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायरेशन के थ्रू, राइट, एक्सपायरेशन के थ्रू रिलीज हो गया। अब ये हमने इनहेल कर लिया यहाँ पर से क्या, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को लेकर के ये लंग्स भेजेगा कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में, ऑक्सीजन रिच, ठीक है। फिर ये पहले आएगा लेफ्ट एट्रियम में और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर करने के बाद ये ये हार्ट से दूर जा रहा है तो कौन लेकर के जाएगा हार्ट से दूर, हार्ट से दूर कौन लेकर के जाता है, आर्टरीज। तो ये एक अनदर आर्टरी के थ्रू जाएगा कहाँ, सेल्स के पास, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के गया। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे दो आर्टरीज फंक्शन कर रही हैं, एक ये वाली आर्टरी जो कि हार्ट से सेल में जा रही है और एक आर्टरी ये जो कि हार्ट से लंग्स में आ रही है ना, ये वाली आर्टरी जो कि हार्ट से लंग्स में आ रही है। उसी तरह से वेंस भी दो है, एक सेल से, इस सेल से हार्ट में जा रही है और दूसरी लंग्स से हार्ट में जा रही है, ये वाली आर्टरी वेंस है ना, ये वाली वेंस। तो इस तरह से वेंस भी दो टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज भी दो टाइप्स की होती हैं। तो जो सेल से ये लंग्स से हार्ट में आने वाली वेंस को कहा जाता है पल्मोनरी वेंस, क्योंकि जो भी हार्ट से, देखो वेंस का क्या डिफिनीशन है कि ये ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर के आती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर टुवार्ड्स दी हार्ट है, टुवार्ड्स दी हार्ट है तो वो होगी वेंस, और अगर अवे फ्रॉम हार्ट है तो ये होगी आर्टरी, ठीक है। तो अगर सेल से हार्ट की तरफ लेकर के जा रही है तो उसका नाम है वेना केवा, वो है वेंस, ये वेन का नाम है, इसे हम कहते हैं ग्रेटर वेंस, वेना केवा। और अगर लंग्स से हार्ट में जा रही है तो उस वेंस का नाम है पल्मोनरी वेंस, ठीक है। पल्मोनरी वर्ड जो होता है ना वो लंग्स के लिए यूज होता है, कहीं पे भी पल्मोनरी वेंस है तो उससे आप समझेंगे कि वहाँ पे लंग्स से हार्ट में एक्सचेंज हो रहा है, लंग्स से हार्ट में जा रही है ब्लड या हार्ट से लंग्स में जा रहा है तो पल्मोनरी वर्ड यूज होगा, ठीक है। अब हार्ट से लंग्स में जाएगा तो उसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे, क्योंकि हार्ट से दूर जा रहा है ना, हार्ट से लंग्स में जा रहा है, हार्ट से दूर जा रहा है ना, तो हार्ट से दूर जाने वाली कौन होती है, आर्टरी होती है, तो इसलिए हम इसका नाम दे देंगे पल्मोनरी आर्टरी। और अगर हार्ट से सेल में जाती है तो उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक आर्टरी, जिसका नाम होता है ऑर्टा, ठीक है। सेल से हार्ट या हार्ट से सेल, ये जो भी आर्टरीज और वेंस होंगे उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक। और लंग्स से हार्ट एंड हार्ट से लंग्स, ये जो भी आर्टरीज एंड वेंस होती हैं उसको हम पल्मोनरी कहते हैं, बस इतना ध्यान में रखना है आपको। अब पल्मोनरी वेंस एंड आर्टरी का सीधा सीधा नाम है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेंस, एंड सिस्टमिक आर्टरी एंड वेंस का एक यूनिक नेम होता है। सिस्टमिक आर्टरी को ऑर्टा कहते हैं, सिस्टमिक वेंस को वेना केवा कहते हैं, बस, ठीक है। आई होप आपको ध्यान में रहेगा, याद रहेगा। अब यहाँ तक वेंस तो क्लियर हो गई। अब एक और बात, अब यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये है वॉल्व्स, ठीक है। ये जो लगा हुआ है ना, ये गेट है जो कि वन वे फ्लो करवाता है, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड पास कर गया तो फिर वो वापस बैक फ्लो नहीं हो, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये वॉल्व्स लगे हुए होते हैं, ओके। देखिए सेल्स है, सेल्स से ब्लड आई इसमें,
अब इस राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, एट्रियम से वेंट्रिकल में आने के लिए इसको एक गेट क्रॉस करना पड़ता है। इस गेट का नाम होता है, इस गेट को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये कुछ इस तरह का होता है, 1 2 3, ये एक इस तरह से है। ठीक है, इसमें 3 कस्प लगे हुए होते हैं। यहाँ से ब्लड ओपन होता है, ब्लड नीचे गिरता है और फिर ये वापस से बंद हो जाता है ये गिलेट। तो इस तरह से वाल्व, इस तरह के वाल्व लगे होते हैं जिसमें 3 कस्प होते हैं, इसलिए इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक उसी तरह से लंग्स से ब्लड आया, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन्स के लेफ्ट एट्रियम में। अब इस लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए भी इसको एक वाल्व क्रॉस करना पड़ता है। इस वाल्व का नाम होता है, इस वाल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, क्योंकि इसमें 2 कस्प होते हैं इसलिए इसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व, या इसे हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, मिट्रल वाल्व, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कस्प होते हैं। ओके, अब देखिए, अब सेल से हार्ट में तो आ गया, अब हार्ट से जाएगा फिर लंग्स के पास, तभी तो ये लंग्स से आएगा हार्ट में फिर। तो यहाँ से फिर वापस से यहाँ पे फ्लो करने के लिए ये दोनों वाल्व आपको समझ में आ गया ना। अब इसे राइट वेंट्रिकल से वापस जाने के लिए जो है ये फिर से ये राइट एट्रियम में नहीं आए, इसे दूसरा रास्ता तलाश करना पड़ता है लंग्स में जाने के लिए। ठीक है, इस वाल्व से ये फिर दोबारा वापस नहीं जा सकता है, तो इसलिए ये दूसरे रास्ते होकर के इंटर करता है। और उस दूसरे रास्ते को इंटर करने के लिए फिर से यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ होता है, एक गेट लगा हुआ होता है। इस गेट को हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व। ठीक है, सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। ठीक उसी तरह से लंग्स से जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व क्रॉस करके लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जाना है इसको बॉडी के पास, तो बॉडी के पास जाने के लिए ऑर्टा होकर के जाता है, लेकिन ऑर्टा में घुसने के लिए इसको एक गेट क्रॉस करना पड़ता है। इस गेट का नाम है, इसको भी हम सेमी ल्यूनर वाल्व ही कहते हैं, इसको भी हम सेमी ल्यूनर वाल्व ही कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वाल्व आपने समझ लिया। ये वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये वाली वाल्व बाइकस्पिड, एंड ये और ये एंड ये दोनों वाल्व जो है इसको कहा जाता है सेमी ल्यूनर। ओके, तो ये हुआ हार्ट का स्ट्रक्चर और उसकी लेबलिंग भी हमने कर ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और बात, लोअर बॉडी से जो आ रहा है सेल्स, लोअर बॉडी सेल्स से जो ब्लड आ रहा है वो उस वेना केवा को हम इन्फेरियर वेना केवा कहते हैं। इन्फेरियर मतलब होता है नीचे। ठीक है, तो इन्फेरियर वेना केवा। और जो अपर बॉडी से आ रहा है, जैसे कि हार्ट जहाँ पे लोकेटेड है उससे ऊपर क्या है, हमारा ब्रेन है, हेड है ना, तो हेड और ब्रेन वगैरह से जो आ रही है ब्लड, उस वेना केवा का नाम होता है सुपेरियर वेना केवा। उस वेना केवा को हम कहते हैं सुपेरियर। ऊपर बॉडी से आ रही है तो सुपेरियर, नीचे से आ रही है तो इन्फेरियर। ओके, एंड सेल्स में जो जा रही है, चाहे वो नीचे जाए चाहे वो अपर बॉडी पार्ट में जाए, उसका नाम होता है ऑर्टा। ओके, अब आइए हम ब्लड सर्कुलेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई सेल में, है ना। यहाँ पे ये एक सेल है, इस सेल में रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो गई, रेस्पिरेशन कंप्लीट। रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया, अब इसमें बन गया ग्लूकोज, सेल के पास ग्लूकोज प्रेजेंट है। साथ ही साथ में क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करेगी वेना केवा। अपर बॉडी से आ रही है तो सुपेरियर वेना केवा, लोअर बॉडी से अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है तो उसको क्या कैरी करती है, इन्फेरियर वेना केवा। अब ये दोनों ब्लड आकर के पहुंचा कहाँ, राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में ब्लड पहुंच गया। अब इस राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व क्रॉस करके ब्लड पहुंचेगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ही है इसमें भी, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ही है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है, वो जाएगा लंग्स में, ये जाएगा लंग्स के पास। तो हार्ट से दूर कौन ले जाता है, आर्टरी या वेंस, आर्टरी ले जाती है। तो इस राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को ये जो आर्टरी लेकर के जा रही है, ये इस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड पहुंचेगा कहाँ, लंग्स के पास। तो ये जो ब्लड गया, ये कौन सा ब्लड जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच। ठीक है,
यहां तक आपने देखा कि यहां से जो वेन्स चली ये तो है वेना केवा, ठीक है, वेना केवा है, वेन्स है, लेकिन यहाँ पे जो ये जो लेकर के गई है हार्ट से दूर, तो हार्ट से दूर कौन ले जाता है, आर्टरी ले जाती है, तो ये है एक्सेप्शन, पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बाकी जितनी भी हमारे बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं वो सभी के सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बट एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती है, यानी इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। अब यहाँ तक हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ। अब देखिए, अब लंग्स में यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिलीज हो जाएगा एक्सपायरेशन के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन चला जाएगा एल्वियोलाई में। अब इस ऑक्सीजन को कैरी करेगा लंग्स, ब्लड, लंग्स से ब्लड रिसीव करेगा, ठीक है। अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रहा है कौन, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड ये कैरी कर रहा है, बिकॉज ये हार्ट की तरफ आ रहा है, तो हार्ट की तरफ टुवार्ड्स दी हार्ट कौन वेसल्स फ्लो करती है, वेन्स, राइट। तो इसलिए इस ये बिकॉज लंग्स से हार्ट में आ रही है इसलिए इस वेन्स का नाम है पल्मोनरी वेन्स। तो अगेन ये एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो ये एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है, इसी एक्सेप्शन से सवाल पूछे जाते हैं, तो एक्सेप्शन ध्यान में रखना है। पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एंड पल्मोनरी वेन्स एकमात्र पल्मोनरी वेन्स है जो कि एकमात्र वेन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व, ये जो वाल्व है बाइकस्पिड वाल्व, उसको क्रॉस करते हुए पहुंची ब्लड कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंची। अब यहाँ से ब्लड ये हार्ट जो है पंप करेगा और उस ब्लड को फ्लो करेगा कहाँ, बॉडी सेल्स तक, है ना। तो उस बॉडी सेल्स तक लेकर के जाती है, ये सेमी ल्यूनर वाल्व होते हुए ये ब्लड जाएगा, सेमी ल्यूनर वाल्व क्रॉस करते हुए ऑर्टा लेकर के जाएगा इसको डिफरेंट बॉडी पार्ट तक, डिफरेंट बॉडी पार्ट तक, ठीक है। कोई सेल्स यहाँ पे है, कोई सेल्स यहाँ पे है ना। तो इस तरह से मान लेते हैं यही एक सेल है, तो ये ऑर्टा लेकर के जा रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड, समझ गए। तो इस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब यहाँ पर जाकर के ब्लड का एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा सेल के पास, किसके थ्रू, ऑर्टा के थ्रू, आर्टरी के थ्रू, जिसको हम ऑर्टा भी कहते हैं और सिस्टेमिक आर्टरी भी कहते हैं, बिकॉज हार्ट से सेल्स के पास जा रहा है, ये है सेल्स, है ना, यहाँ पे आया ब्लड ऑक्सीजन लेकर के। तो इस वेसल्स को, ये जो वेसल्स है इस वेसल्स का नाम है ऑर्टा या सिस्टेमिक आर्टरी, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में जा रही है इसलिए इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक आर्टरी या ऑर्टा। अब यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हुई, लुक एट दिस, यहाँ से अब देखिए किस तरह से हुआ, ये है सेल, सेल से ब्लड गया लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी होकर के गया हार्ट में, फिर हार्ट में यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज होने के बाद यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाएगा पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू ये ब्लड पहुंचेगी कहाँ, सेल के पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बस इतना ही है, बस यही फ्लो होता है। तो यहाँ पे आप एक बात नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे 2 बार हार्ट को क्रॉस कर रही है, ब्लड जो है ये 2 बार हार्ट को क्रॉस कर रही है। पहली बार में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर के हार्ट के पास जा रही है, फिर हार्ट से लंग के पास जा रहा है, एक बार हार्ट क्रॉस हुआ, फिर दूसरी बार में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आता है ब्लड हार्ट के पास और तब हार्ट से सेल के पास जा रही है। तो यहाँ पे 2 बार ब्लड जो है हार्ट को क्रॉस कर रही है, ब्लड 2 बार हार्ट के थ्रू फ्लो कर रही है, इसीलिए इस सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है हार्ट से 2 बार फ्लो करता है। और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि राइट, आपने देखा कि सेल से ब्लड गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से सीधे चला जाता है कहाँ, लंग्स के पास। तो राइट साइड जो होता है हार्ट का वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड,
प्योर ब्लड को कैरी करता है। एंड उसके बाद फिर हार्ट से जब वापस आता है तो लेफ्ट एट्रियम में आता है ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा बाहर निकल जाता है कहाँ, सेल्स के पास, ठीक है, सेल्स के पास चला जाता है। तो ये जो ब्लड आ रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि लेफ्ट साइड के हार्ट में फ्लो कर रहा है। तो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में कौन सा ब्लड फ्लो होता है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में कौन सा ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बस इससे यही सब क्वेश्चंस आते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस हार्ट में फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस साइड के हार्ट में फ्लो होता है, कौन सी आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी कर रही होती हैं, पल्मोनरी वेन्स कहाँ जाती है, यही सब क्वेश्चन आता है। तो इसी सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप आपको ब्लड सर्कुलेशन समझ में आ गया होगा। इसको आप इस तरह से एक ट्रिक से याद रख सकते हो, जैसा कि मैंने बताया था, LORD, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड है ना, तो LORD, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट साइड ऑफ हार्ट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस लॉर्ड वर्ड से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन किस तरह से होता है। तो हार्ट चैम्बर्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को आइए समझते हैं। जब सेल से ब्लड एट्रियम में पहुंचता है या लंग्स से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है, दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रही होती है। यहाँ पे सेल्स से ब्लड भी जा रहा है और लंग्स से भी ब्लड जा रहा है, सेम टाइम में जाता है। तो जैसे ही ब्लड एट्रियम में पहुँचता है और एट्रियम का वॉल्यूम इंक्रीज होता जाता है, यहाँ पे एकदम प्रेशर बिल्कुल हाई हो जाता है, ठीक है। दोनों ही एट्रियम का प्रेशर बिल्कुल सेम टाइम पे हाई हो जाता है। बस जैसे ही हाई होता है ये गेट ओपन हो जाता है और ब्लड नीचे की तरफ गिर जाता है। जैसे ही प्रेशर हाई हुआ, इसने धक्का दिया और ब्लड नीचे गिरा, इधर से भी गिरता है इधर से भी गिरता है। तो इस टाइम पे जब एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, ठीक है, जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो इस टाइम पे एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसे कहते हैं आर्टेरियल सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्ड यूज होता है सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन के लिए वर्ड यूज होता है डायस्टोल, डायस्टोल, ठीक है। तो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसलिए कहते हैं इसे हम एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। अब जैसे ही इस राइट वेंट्रिकल में पूरी तरह से ब्लड भर जाता है तो ये गेट जो है वो क्लोज हो जाता है, फौरन से क्लोज हो जाता है। और जैसे ही ये गेट क्लोज होता है साथ ही साथ ये ब्लड आगे सेमील्यूनर वाल्व की तरफ फ्लो होता है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल जो है उसमें वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है। तो यहाँ पे होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। पहले राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो किया, यहाँ पे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड नीचे की तरफ गिरा, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल हुआ सबसे पहले, उस एट्रियल सिस्टोल को हम काउंट नहीं करते हैं। उसके बाद जैसे ही ये वेंट्रिकल फुल हो जाता है तो ये दोनों वाल्व जो है ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व, ये दोनों वाल्व क्लोज होते हैं, साथ ही साथ वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब यहाँ से तो जैसे ही ये वाला वाल्व जो है ना, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व जैसे ही क्लोज होते हैं, इस वाल्व की क्लोजिंग की वजह से एक साउंड निकलती है, लब साउंड। ये फर्स्ट हार्ट साउंड होता है लब। अब यहाँ से वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा ऑर्टा में, है ना, ये वाला ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट साइड के हार्ट से जाएगा ऑर्टा में। तो ऑर्टा एंड आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड जाने के लिए सेमील्यूनर वाल्व्स ओपन होने होंगे, है ना, सेमील्यूनर वाल्व्स ओपन होगा, लुक एट दिस, ये सेमील्यूनर वाल्व ओपन होने होंगे। तो जैसे ही पूरा ब्लड आर्टरीज में चला जाता है, इस आर्टरीज में पूरा ब्लड जैसे ही चला जाता है, ये जो वेंट्रिकल है ना इसमें रिलैक्सेशन होता है। जैसे ही पूरा ब्लड सेमील्यूनर वाल्व के थ्रू चला जाता है, सेमील्यूनर वाल्व क्लोज होगा और वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन होता है। वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन होता है जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल,
यही दोनों वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन कब होगा? जब ये सारे के सारे ब्लड खाली हो जाएंगे इस चैम्बर से, तब इसमें रिलैक्सेशन होगा, ये रिलैक्स करेगा। और साथ ही साथ में ये जो सेमी ल्यूनर वाल्व है वो क्लोज होगा, सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होंगे। तो सेमी ल्यूनर वाल्व जब क्लोज होता है ना, तो फिर से एक साउंड निकलती है जिसे हम कहते हैं सेकंड हार्ट साउंड, और वो होती है डब। तो इसी एक लब डब साउंड को कहा जाता है वन हार्ट बीट। और यही साउंड हम सुनते हैं जिसे हम कहते हैं कि हार्ट धक धक करता है, तो वो धक धक नहीं होता है, असल में वो लब डब साउंड होता है। ठीक है, तो वन लब डब को हम वन हार्ट बीट कहते हैं। और ये सारी की सारी प्रोसेस बिल्कुल 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो वन हार्ट बीट 0.8 सेकंड में, तो इस तरह से आप 1 मिनट में कितना हार्ट बीट हो सकता है बताइए। इसको आप 0.8 से 60 में डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार हार्ट बीट होता है, कितनी बार हार्ट बीट करता है? 72 to 75 टाइम्स। ओके, 72 to 75 टाइम्स। तो इस तरह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। एट्रियम है एंड वेंट्रिकल है, इस दोनों के बीच में वाल्व है, इसका इसलिए इसका नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों का सेम नाम एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। ये भी क्लोज होता है, साथ साथ ये भी क्लोज होता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या होता है? रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ये दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं और साथ ही साथ में सेमी ल्यूनर वाल्व्स जो है वो क्लोज होता है, तब यहाँ पे डब साउंड सुनाई देता है और यहाँ पे लब। तो यही लब डब करता रहता है हमारा हार्ट। ओके, तो इसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ब्लड का प्रेशर हाई लो होता रहता है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इसी रिलैक्सेशन की वजह से हमारी आर्टरीज पर ब्लड एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ब्लड आर्टरीज की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ये प्रेशर, जैसा कि आपने देखा कि ये प्रेशर 2 बार लगता है। एक बार वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो उस टाइम में प्रेशर लगेगा, यानी कि जब ये राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से जब वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस टाइम में प्रेशर लगता है। तो इस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, इस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। एंड जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होते हैं तो इस टाइम में जो प्रेशर लगता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इसी डायस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर में मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर में डिनोट करते हैं इस तरह से। बीपी में ऊपर सिस्टोलिक प्रेशर लिखा जाता है एंड नीचे डायस्टोलिक प्रेशर लिखा जाता है। नॉर्मल केस में सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है एंड डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm होता है। इसे हम मेजर करते हैं mm ऑफ Hg में। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ Hg में मेजर किया जाता है। तो इसीलिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है हमारा? 120/80 120/80 mm ऑफ Hg। और बीपी को हम मेजर करते हैं कि एक इस इंस्ट्रूमेंट से, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ब्लड प्रेशर के बारे में, उसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, ये है आपका ब्लड प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ से पुश किया जाता है, यहाँ से एयर भरा जाता है जिसकी वजह से आर्टरीज में प्रेशर बढ़ता जाता है, और जैसे ही आर्टरीज बिल्कुल क्लोज हो जाती है यहाँ से पुश करना बंद कर देते हैं। यहाँ पे आला लगा हुआ होता है, इसके अंदर घुसा हुआ है आला। ठीक है, आला लगा करके अब हम इसकी हार्ट बीट सुनते हैं तो साउंड ऑडिबल होता है। साउंड जहाँ से साउंड ऑडिबल होना स्टार्ट होता है वहाँ उस प्रेशर को हम नोट करते हैं, और जहाँ पे जाकर के साउंड स्टॉप हो जाता है उस प्रेशर को नोट करते हैं, और उसी को डिनोट किया जाता है 120/80 करके। ठीक है, 120 पे साउंड स्टार्ट हुआ, 80 पे साउंड बंद हुआ, इसी को कहा जाता है ब्लड प्रेशर। तो इस तरह से हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे सेकंड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। तो जैसे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 कंपोनेंट होते हैं, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक फ्लूइड जो कि फ्लो करता है, दैट इज लिम्फ। दूसरा
जिसमें ये फ्लो करेगा, लिम्फ वेसल्स, एंड थर्ड वन इज लिम्फ नोड्स। लिम्फ जो होता है वो एक टिश्यू फ्लूइड है, कलरलेस टिश्यू फ्लूइड होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही कैपिलरीज है ना, ये ब्लड की कैपिलरीज है, तो ये कंटेंट लेकर के आई हुई है और यहाँ पे बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, हमारी सेल्स से मिलकर के टिश्यूज बनी हुई है, उस टिश्यूज में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो इस गैसियस एक्सचेंज के ड्यूरिंग क्या होता है, इस ब्लड से, ये जो ब्लड कैपिलरीज है, इस ब्लड कैपिलरी से कुछ प्लाज्मा और कुछ प्रोटीन वगैरह यहाँ पे सिक्रीट हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। इस टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेस में ये सिक्रेशन हो जाता है। इस तरह से आर्टरीज जो है इनकी वॉल्स में इस तरह से बिखरी हुई होती है ना हर सेल्स के, तो यहाँ पे इसके इंटरसेलुलर स्पेस में जो सिक्रेशन हो जाता है, इसी सिक्रेशन को, इसी लीकेज को कहा जाता है लिम्फ। ओके, सो लिम्फ इज जस्ट लाइक अ ब्लड प्लाज्मा, बस इसमें इतना डिफरेंस है कि इसमें जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो कम प्रोटीन्स होते हैं, लेस प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। एंड इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स, लीकेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स। कैपिलरीज की पोर्स से लीकेज होता है, उसी से जो फ्लूइड बनता है, उसी से जो फ्लूइड जो इंटरसेलुलर स्पेस में जाकर के जमा हो जाते हैं, उसी फ्लूइड को कहा जाता है लिम्फ, ठीक है। अब इस लिम्फ में लिम्फोसाइट्स भी होता है और कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, ओके। अब बिकॉज इस लिम्फ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइट्स एंड प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिसका वापस से ब्लड में जाकर के मिलना बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, नहीं तो प्लाज्मा का लॉस हो जाएगा, प्रोटीन्स का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए ये जो लिम्फ होती है, ये लिम्फ कैपिलरीज में ड्रेन हो जाती है, ठीक है। जिस तरह से ब्लड की कैपिलरीज होती है सेल्स के पास, उसी तरह से लिम्फ की कैपिलरीज होती है। तो ये पहले लिम्फ कैपिलरीज में जाकर के स्टोर होता है और फिर ये लिम्फ कैपिलरीज जो है, बहुत सारी कैपिलरीज आपस में मिलकर के लिम्फ वेसल्स बना लेती है, और यही लिम्फ वेसल्स है ना, यही लिम्फ वेसल्स जो है वो आगे जाकर के इस लिम्फ वेसल्स के बीच बीच में कुछ इस तरह के नोड्स लगे हुए होते हैं, और ये बहुत सारे नोड्स से कनेक्टेड हो करके ये मेन वेंस में जा करके मिल जाती है, जो कि ये ब्लड की वेंस होती है, ब्लड की वेंस में जा करके ये मिल जाता है, और ये ब्लड जो है इसको कैरी कर देता है हार्ट के पास, ठीक है। तो ये जो नोड्स होते हैं, इस नोड्स का काम होता है, जो भी इस प्रोटीन में, जो भी इस लिम्फ में कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको क्लीन करने का काम करता है, उसको मारने का काम करता है लिम्फ नोड्स, ठीक है। लिम्फ नोड्स एक स्मॉल मासेस होता है लिम्फ टिश्यूज का, जो कि इसमें जो भी इस लिम्फ में जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उसको खत्म करता है और फिर आगे पास कर देता है कहाँ, ब्लड वेंस के पास, और फिर ब्लड वेंस जो है इसको हार्ट के पास कैरी करके ले जाती है। इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, ठीक है। तो बस इतना ही सा काम है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम का, ओके। तो फंक्शन की बात करें तो लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम आवर इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेस्टेड या एब्जॉर्ब्ड फैट होते हैं उसको कैरी करता है। ये एक्सेस बॉडी फ्लूइड को भी हमारी बॉडी से ड्रेन करता है और वापस इसे ब्लड में ले जा करके छोड़ता है, ताकि, तो इस तरह से ये एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन करता है, तो ये हमारे बॉडी में फ्लूइड मेंटेनेंस का भी काम करता है, ठीक है। इट मेंटेन्स fluid levels in our body। तो इसका ये इंपॉर्टेंट रोल है कि ये हमारे फ्लूइड लेवल को मेंटेन करके रखता है, एज वेल एज इसमें से बहुत सारे एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस होते हैं, लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं इसके सेल्स में, जिसकी वजह से ही इसका नाम पड़ा है लिम्फ। तो ये लिम्फोसाइट क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से ये एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करके हमें इन्फेक्शन एंड डिजीज से भी प्रोटेक्ट करता है, और एट लास्ट ये हमारी बॉडी में ड्रेनेज सिस्टम की तरह एक्ट करता है। तो ये 5 फंक्शंस हो गए लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के, ओके। अब आइए हम लोग देखते हैं प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ओके। तो फ्रेंड्स, प्लांट्स में तो ना ही हमारी तरह ब्लड होता है ना हार्ट होता है, तो इसमें किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होगा, किन रॉ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो हमने रिस्पायरेशन में देखा था कि इन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, राइट। तो ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एंड वाटर की भी ज़रूरत होती है, जो कि सॉइल से ये रिसीव करते हैं। रूट हेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि डिफ्यूजन के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं। बट इनके अलावा भी अदर रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत भी होती है प्लांट्स को, ठीक है।
लेकिन ये जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस में ही काम आती है। जो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है लिव्स, वहीं तक ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच पाता है, वहीं तक ये डिफ्यूजन की प्रोसेस काम कर पाती है। वैसे ही वाटर भी सिर्फ और सिर्फ रूट हेयर्स तक ही पहुंच पाता है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो काम नहीं करती है। तो अब इस रूट हेयर से एपिकल स्टेम तक वाटर को पहुंचाना है, या अपर लीफ से, इस अपर लीफ से रूट तक फूड लेकर के इस जड़ तक पहुंचाना है, तो इतने लार्ज डिस्टेंस की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए प्लांट्स में भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वैस्कुलर सिस्टम। ओके, तो इस तरह से प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला डिफ्यूजन एंड दूसरा थ्रू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, अब डिफ्यूजन से जो सॉइल के कांटेक्ट में जो ऑर्गन्स हैं, सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स हैं एंड जो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स हैं, जिसमें क्लोरोफिल यानी कि लीव्स, ठीक है, यानी कि लीव्स, और स्टेम्स में भी होता है, जो भी हरा पार्ट है जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो सारे के सारे ऑर्गन्स में डिफ्यूजन के थ्रू तो ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। लेकिन अदर पार्ट जो होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम हो गया, एपिकल स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, या फिर लीफ में फूड की सिंथेसिस हुई है, फोटोसिंथेसिस हुआ है, अब वहाँ से जड़ तक पहुँचाना है, तो इतने लार्ज डिस्टेंस के लिए क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है प्लांट्स का, ये 2 टिश्यूज से मिलकर के बना होता है। एक होता है जाइलम एंड दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, ये जाइलम जो है वाटर एंड मिनरल्स की सप्लाई करता है एंड ये फ्लोएम जो है वो फूड की ट्रांसलोकेशन करता है। प्लांट्स में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ओके, तो यही जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट्स के। जिस तरह से हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के 3 कंपोनेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, उसी तरह से प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के 2 कंपोनेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज के बारे में हमने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो अब देखिए, ट्रांसपोर्ट वाटर में, वाटर का ट्रांसपोर्ट, वाटर के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी इस मिट्टी से प्लांट रिसीव करते हैं, तो वो वाटर के साथ मिक्स होकर के डिजॉल्व वे में फ्लो कर रहे होते हैं। तो प्लांट्स में जो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जाइलम के थ्रू होता है। एंड एज वी हैव स्टडीड अर्लियर कि जाइलम्स में 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं। जाइलम में 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं, ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम वेसल्स कहते हैं जिसे, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ओके, ये 4 टाइप के सेल्स होती हैं। अब पैरेन्काइमा जो है लैटरल ट्रांसपोर्ट में, यानी कि ये ब्रांचेस में जाना है वाटर एंड मिनरल्स को, तो उसमें हेल्प करती है, और उसके अलावा स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी करती है, और ये फाइबर्स का भी काम होता है सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। बच गई ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। ये दोनों सेल्स आपस में मिलकर के ये एक कंडक्टिंग चैनल बना लेती है। इस तरह से बहुत सारी सेल्स आपस में इस तरह से ज्वाइंट हो जाती हैं और ये बना लेती है एक वाटर कंडक्टिंग चैनल, जिसके थ्रू वाटर जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट करता हुआ पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुँचता है। ठीक है, और एक और बात कि जाइलम के थ्रू जो मूवमेंट हो रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता, इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ओके, एंड बिकॉज ये अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज नहीं होती है जाइलम के थ्रू, इसलिए यहाँ पे इस ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अब ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, तो सबसे पहले सोयल से, यहाँ पे ये जो सोयल्स है इसमें ये रूट हेयर्स प्रेजेंट है प्लांट के, तो सोयल से रूट हेयर्स जो है प्रेजेंट वो इस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, सोयल से रूट हेयर्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस में क्या होता है, जहाँ पे हाइयर कंसेंट्रेशन होता है उस हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पे सोयल में पानी ज़्यादा है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, इस वाटर की ज़्यादा अमाउंट वाले एरिया से कम अमाउंट वाले एरिया में वाटर का डिफ्यूजन हो जाता है, तो इस तरह से रूट हेयर्स में पानी पहुँच गया। अब जैसे ही यहाँ पे पानी पहुँचता है
इस रूट में इस पानी के थ्रू एक प्रेशर एक्सर्ट होता है जिसे हम कहते हैं रूट प्रेशर, जिसे हम कहते हैं रूट प्रेशर। तो अब इस रूट प्रेशर के थ्रू जो है पानी थोड़ा सा और ऊपर उठता है और जाइलम वेसल्स तक पहुंचता है, जाइलम टिश्यू तक पहुंच जाता है। ठीक है, सबसे पहले स्वेल से रूट हेयर्स ने पानी एब्जॉर्ब करा, डिफ्यूजन के थ्रू पानी डिफ्यूज हो गया रूट हेयर्स में। अब रूट हेयर से रूट प्रेशर के थ्रू जाइलम सेल्स तक पानी पहुंच गया। अब यहाँ से जाइलम सेल्स, अब हम सभी को पता है कि प्लांट्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फूड की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर से लीफ से पानी का एक्सेस वाटर जो होते हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ तक जाइलम सेल्स तक तो पानी पहुंच गया। अब जाइलम सेल से अपर पार्ट तक पानी को पहुंचाना है, तो यहाँ पे रोल प्ले करता है यही ट्रांसपीरेशन। ओके, एज वी नो ड्यूरिंग द डे जब स्टोमेटा ओपन होता है, जब स्टोमेटा ओपन रहता है तो यहाँ से पानी रिलीज होता रहता है, वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेशन होता रहता है प्लांट्स में, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ओके, और इसी ट्रांसपीरेशन के ड्यूरिंग जब मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे होते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस प्लांट के लीफ पे एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं सक्शन प्रेशर, जिसे हम कहते हैं सक्शन प्रेशर, या इसी को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन पुल। ओके, इसी को कहा जाता है सक्शन प्रेशर, या इसी को कहते हैं हम ट्रांसपीरेशन पुल। यही ट्रांसपीरेशन पुल जो है, ये यहाँ से पानी लॉस होता जा रहा है, पानी लॉस होता जा रहा है, इस लीफ को पानी की रिक्वायरमेंट होती रहती है, ये जो है सो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ पुल करता रहता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। और यही खींचने की वजह से जो है पानी ऊपर पहुंचता रहता है, और इस तरह से पानी का ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, और इस प्रेशर को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि 5 स्टेप्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। सबसे पहला, वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, इससे पानी गया रूट हेयर्स में। सेकंड स्टेप में वाटर पुल्ड अप बाय रूट जाइलम ड्यू टू द रूट प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से वाटर कहाँ पहुंचा, जाइलम टिश्यू में। थर्ड स्टेप में अब अपवर्ड मूवमेंट होगा ड्यू टू सक्शन प्रेशर, जो यहाँ पे ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस हो रही है। इस ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस की वजह से सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, या ट्रांसपीरेशन पुल, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे ट्रांसपीरेशन पुल। इसी को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। तो थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया, अपवर्ड मूवमेंट हो गया, यहाँ तक पानी पहुँच गया। अब वाटर जो है वो डिफरेंट लीफ तक रीच हो जाता है, पहुंच जाता है, सब सारे लिफ्स में पहुंच जाता है, लिफ्स के अंदर सेल्स में पहुंच गया पानी। अब इसके बाद जो एक्सेस वाटर होते हैं वो इसी ट्रांसपीरेशन के थ्रू रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में वाटर लीफ तक पहुंच गया। फिफ्थ स्टेप में क्या हो जाता है, एक्सेस वाटर इवेपोरेट हो जाते हैं थ्रू स्टोमेटा, और इसी को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस स्टेप में लिख सकते हो एक्सेस वाटर लॉस बाय ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है प्लांट्स में, तो आप ये 5 स्टेप्स भी लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ओके, अगर आपको ये इस तरह से आप कोई प्लांट बना देंगे, उसमें आप शो कर देंगे हर स्टेप को और ये लिख देंगे, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब देखिए डे के टाइम में तो भाई ट्रांसपीरेशन हो रहा है, यहाँ से लीफ निकल रही है क्योंकि सनलाइट मिल रही है इसको, तो इवेपोरेशन रेट सनलाइट में तेज हो जाती है, तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस हो रही है। लेकिन रात के टाइम में, है ना, नाइट टाइम में क्या होता है, ये जो ट्रांसपीरेशन पुल है, ये जो सक्शन प्रेशर है, ये जो ट्रांसपीरेशन पुल है, वो ज़्यादा वर्क नहीं करता है, ये ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते हैं रात के टाइम में। ठीक है, तो इसलिए रात में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ना, वहाँ पे रूट प्रेशर मेन रोल प्ले करती है, वहाँ पे रूट प्रेशर का मेन रोल होता है, ये ध्यान में रखेंगे। दिन के टाइम में ट्रांसपीरेशन पुल और रात के टाइम में रूट प्रेशर। ठीक है, ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं फूड का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है प्लांट्स में। अच्छा, उससे पहले ट्रांसपीरेशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेटर फ्रॉम द एरियल पार्ट। एरियल पार्ट उसको कहते हैं जो हवा के कांटेक्ट में होता है, उसको एरियल पार्ट कहते हैं, एयर से बना है एरियल। ओके, तो एरियल पार्ट से वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन के रोल को भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर में, है ना, शॉर्ट नोट्स दे सकता है आपको ट्रांसपीरेशन पे लिखने के लिए। तो ट्रांसपीरेशन क्या करता है, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल डिसॉल्व्ड इन इट फ्रॉम रूट्स से लीफ। रूट से लीफ तक वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। दूसरी चीज़,
एज वी नो कि इवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग कॉज होती है ना, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो ट्रांसपीरेशन जो हो रहा है वो भी तो इज अ टाइप ऑफ इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन की वजह से टेम्परेचर कूल होता रहता है, टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है, इसलिए ट्रांसपीरेशन इज आल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इट हेल्प्स टू रिमूव एक्सेस वाटर इन प्लांट्स। प्लांट्स ने फूड सिंथेसाइज किया, जो एक्सेस वाटर हुआ उसको ट्रांसपीरेशन के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 मेजर रोल्स होते हैं ट्रांसपीरेशन के। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में फूड एंड अदर सब्सटेंसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ओके, प्लांट्स में फूड एंड अदर सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, जो कि फ्लोएम के थ्रू होता है। जाइलम के थ्रू वाटर मिनरल्स का, फ्लोएम के थ्रू फूड एंड अदर सब्सटेंसेस का। ओके, अब ये हमने फ्लोएम के बारे में भी स्टडी की है। फ्लोएम में भी 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स जो कि इस सीव ट्यूब्स का हेल्प करती है, कंपनी देती है, और उसके बाद होता है 2, एक पैरेनकाइमा, फ्लोएम पैरेनकाइमा जिसे कहते हैं, एंड फोर्थ वन इज फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम लिविंग टिश्यू होता है, जाइलम डेड टिश्यू होता है, क्योंकि उसमें 3 सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं और इसमें 3 सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। ठीक है, तो इस पैरेनकाइमा का इसमें भी वही फंक्शन है, फाइबर भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब ये दोनों सेल्स जो है, सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, ये दोनों आपस में फिर से इसी तरह से कंडक्टिंग चैनल बना लेते हैं, इस तरह से चैनल बना लेते हैं, और इसके पास में यहाँ पे होता है सीव, ये बीच में सीव ट्यूब है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड ये जो है ये है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है, सीव ट्यूब के पास नहीं होता है, इसलिए सीव ट्यूब को कंपनी देने के लिए होती हैं कंपेनियन सेल्स। अब होता क्या है, इसमें किस तरह से ट्रांसलोकेशन होता है, तो इसे आप एक डायग्राम से समझिए, अच्छा समझ में आएगा। इससे पहले देखिए, अब यहाँ पे फूड की सिंथेसिस हुई, फूड लीफ में बना। अब यहाँ पे एक कली लगी हुई है, यहाँ पे एक अभी अभी पत्ता निकला है, तो उसको भी खाने की ज़रूरत होती है। तो इस यहाँ पे जो फूड की सिंथेसिस हुई है, इसे ऊपर भी फ्लो करना है और नीचे भी फ्लो करना है जड़ तक, इसीलिए फ्लोएम के थ्रू बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, जिसे हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल फ्लो, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, और इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, इस ट्रांसलोकेशन में एटीपी इज रिक्वायर्ड। अब ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लीफ में फोटोसिंथेसिस हुई, फूड बन गया, फूड यानी कि सुक्रोज बन गया। ठीक है, यहाँ पे सुक्रोज मान लेते हैं कि ये सुक्रोज बन गया। अब ये सुक्रोज जो है अभी लीफ सेल में है, लीफ सेल जिस सेल में बना है उसको हम कहते हैं सोर्स। ठीक है, उसको हम कहते हैं सोर्स, और जहाँ पहुँचाना है, जहाँ जा करके स्टोर होना है, उसे कहा जाता है सिंक। ठीक है, अब चाहे वो रूट की सेल्स हो, चाहे वो किसी ऑर्गन की सेल्स हो, चाहे वो कोई लीफ की सेल्स हो, चाहे स्टेम की सेल्स हो, उसको कहते हैं हम सिंक। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब इस लीफ सेल से सुक्रोज का ट्रांसफर होगा फ्लोएम की कंपेनियन सेल्स में, और कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में ट्रांसफर होगा। ठीक है, सोर्स सेल से कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल से फ्लोएम की सीव ट्यूब्स में ट्रांसफर होगा। अब इसके लिए चाहिए होता है एनर्जी, तो यहाँ पे फ्लोएम टिश्यू जो होती है, ये जो लीफ सेल होती है, वो एटीपी का यूज़ करती है। तो जहाँ पे एटीपी का यूज़ होगा उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू लीफ सेल से सुक्रोज का ट्रांसफर हो गया कहाँ, सीव ट्यूब्स में। अब देखिए, अब जाइलम फ्लोएम दोनों मिलकर के वेस्कुलर बंडल बनाते हैं, और दोनों साथ साथ रहते हैं हर जगह, हर टिश्यू में, हर प्लांट्स के ऑर्गन्स में। तो यहाँ पे बगल में जाइलम भी प्रेजेंट होता है, जिसमें पानी फ्लो कर रहा है। तो पानी फ्लो कर रहा है, तो इस जाइलम टिश्यू में पानी का, वाटर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, राइट, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, एंड इस फ्लोएम में जो वाटर का अमाउंट है वो कम है। तो एज वी नो डिफ्यूजन की प्रोसेस, वाटर के डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस कहते हैं, इतना आप ध्यान में रखिए। तो हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा, तो इसलिए सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये वाटर जो है जाइलम से फ्लोएम में फ्लो करना शुरू हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में फूड ट्रांसफर हुआ लीफ सेल से सीव ट्यूब्स में एटीपी के थ्रू।
उसके बाद सेकंड स्टेप में वाटर फ्लो करता है जाइलम से सीव ट्यूब में, जाइलम से सीव ट्यूब में वाटर का फ्लो हो गया। अब यहाँ पे जो फूड है सुक्रोज वो इस वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हाई हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस के थ्रू पानी गया, पानी का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो जहाँ पे पानी का अमाउंट ज़्यादा वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पानी का अमाउंट ज़्यादा हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर अभी कम है। ठीक है, तब पानी हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये फूड जो है सीव ट्यूब से नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। सीव ट्यूब्स मूवमेंट ऑफ फूड डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे ये स्टेप होना चाहिए डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। ठीक है, यहाँ पे अभी ये नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ, डाउनवर्ड या अपवर्ड, है ना, ऊपर भी तो जाएगा खाना, साथ साथ मूवमेंट होता है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर भी साथ साथ जा रहा है। ठीक है, तो डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम सीव ट्यूब, सीव ट्यूब से मूवमेंट होता है। अब उसके बाद अब यहाँ पे पानी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे अब प्रेशर हो जाता है ज़्यादा। ओके, तो अब यहाँ से अनलोडिंग होती है फूड की, यहाँ से कंपेनियन सेल्स जो है नीचे पहुँचते ही ये कंपेनियन सेल्स इस फूड को, ये जो सुक्रोज आया है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रूट सेल में पहुंचा देते हैं, यानी कि जहां जाना है इस फूड को, जहां जाकर के स्टोर होना है वहां पे ये इसे पहुंचा देते हैं। तो फोर्थ स्टेप में क्या हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम सीव ट्यूब से सिंक में। अब उसके बाद ये अपनी जगह पर फूड पहुंच गया। अब इसके बाद जो एक्सेस वाटर है जो कि इस फूड के साथ फ्लो होकर के आया है, वो एक्सेस वाटर फिर वापस से लोड हो जाता है कहाँ, जाइलम में। फिर वापस से ये जाइलम में लोड हो जाता है और जाइलम में जाकर के ये फिर से इसका ट्रांसपीरेशन हो जाता है। तो इस तरह से 5 स्टेप्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहला स्टेप, सोर्स से सीव ट्यूब में खाना लोड होता है, इसको लोडिंग बोलते हैं, लोडिंग ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सीव ट्यूब। उसके बाद फिर यहाँ पे वाटर का फ्लो होगा, जाइलम से वाटर जाएगा, उसके बाद तब फिर थर्ड स्टेप में फ्लो होगा यहाँ पे, फोर्थ स्टेप में फिर फूड यहाँ से जाएगा सिंक में, एंड फिफ्थ स्टेप में वाटर जाएगा जाइलम में। ये 5 स्टेप्स। ठीक है, अब जाइलम में जो वाटर मिनरल्स का फ्लो हो रहा होता है उसको जाइलम सैप कहते हैं, एंड फ्लोएम में जो वाटर के साथ फूड का फ्लो हो रहा है एंड अदर अमीनो एसिड्स वगैरह का फ्लो हो रहा है उसको कहते हैं फ्लोएम सैप। ठीक है, तो इस तरह से फूड का ट्रांसलोकेशन हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें 2 एक्टिविटीज़ दी हुई थी लेकिन वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगी, तो इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं डिस्कस कर दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो 1-2 कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, आप लोग तो करते ही नहीं हो। हाँ चलो, तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये तो खुद से कर सकते हो आप, है ना। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, blood vessels and heart, right? What are the functions of this component? blood का क्या काम होता है, transport of substances, it transports substances from one place to another place में ट्रांसपोर्ट करता है। blood vessels का क्या काम होता है, ये blood को कैरी करता है। एंड हार्ट का क्या काम होता है, ये ब्लड को पंप करता है ना, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है टू डिफरेंट ऑर्गन्स। ओके, सो द आंसर इज ब्लड वेसल्स एंड हार्ट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फंक्शंस लिख देंगे उसके बाद। ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? mammals and birds में ये क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि mammals and birds जो होते हैं ये दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं। जैसा कि मैंने कहा पहले भी बताया था कि वार्म ब्लडेड वो होते हैं जिसमें अपनी कैपेसिटी होती है हीट जनरेट करने की, थर्मो रेगुलेशन की कैपेसिटी होती है, जो टेम्परेचर को रेगुलेट करना जानते हैं, जिसकी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन की कैपेसिटी होती है। वैसे एनिमल्स को हम वार्म ब्लडेड या एक्सोथर्मी कहते हैं, एक्सोथर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो मैमल्स एंड बर्ड्स आर एक्सोथर्म, बाकी जो भी हैं
सॉरी एक्सोथर्म नहीं, एंडोथर्म कहते हैं। ओके, एंडोथर्म कहते हैं। तो मैमल्स एंड बर्ड्स आर एंडोथर्म, वी आर एंडोथर्म्स। हमारे अंडर कैपेसिटी होती है कि टेम्परेचर अगर बाहर का हॉट है तो हमारी बॉडी को कूल करने की कैपेसिटी होती है, और अगर बाहर का टेम्परेचर कूल है तो हमारी बॉडी हीट जनरेट करके हमारी बॉडी को गर्म करके रखती है। हमारी सेल्स हीट जनरेट करती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी गर्म बनी रहती है। तो इसी को कहा जाता है थर्मो रेगुलेशन। ओके, तो अब इस काम के लिए, इस थर्मो रेगुलेशन के लिए, बाहरी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए इसमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैमल्स एंड बर्ड्स में एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आएगी? जब रेस्पायरेशन तेज़ी से होगा। जब रेस्पायरेशन तेज़ी से होगा तभी तो ऑक्सीजन बनेगा ना, और सॉरी ग्लूकोज बनेगा, एनर्जी बनेगी, एटीपी बनेगी। तो इसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए। तो यही वजह है कि ऑक्सीजन की ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से ये ज़रूरी होता है कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखा जाए ताकि इंटरमिक्सिंग ना हो। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड मिल जाएंगे तो फिर से ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जल्दी जल्दी रेस्पायरेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखा जाए। ओके, सो आंसर यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब जैसा कि मैंने बताया था चैम्बर के बारे में तो मैंने बता दिया था, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन और थर्मो रेगुलेशन के बारे में मैंने नहीं बताया था। यहाँ पे मैंने टेबल मेंशन कर दिया है, इसे आप याद भी रख सकते हो। परम, पी से पाइसेस, पाइसेस फिश को कहा जाता है, ए से एम्फीबियन, आर से रेप्टाइल्स, ए से एव्स यानी बर्ड्स, और एम से मैमल्स। तो परम से आप याद रख सकते हैं पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। सिर्फ एक फिश में होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इसमें डबल सर्कुलेशन होता है लेकिन पार्शियल डबल सर्कुलेशन होता है, यानी इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है डबल तो होता है क्योंकि 3 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन इनकम्प्लीट होगा क्योंकि एक चैम्बर, एक तरफ एक ही चैम्बर है। ठीक है, उसके बाद के जो 2 कैटेगरी हैं एव्स एंड मैमल्स, इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, इसलिए इसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ओके, थर्मो रेगुलेशन की बात करें तो फिशेज में ना तो फिशेज में होता है, ना ही एम्फीबियन में होता है, ना रेप्टाइल्स में होता है। सिर्फ और सिर्फ 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले में ही थर्मो रेगुलेशन होता है। इसके अंदर कैपेसिटी होती है अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने की। ओके, इसलिए इसे हम एंडोथर्म या वार्म ब्लडेड कहते हैं, एंड जिसमें कैपेसिटी नहीं होती है उसे हम एक्सोथर्म या कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। ठीक है, तो फिशेज में बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, इसलिए एक ही बार ब्लड आएगा, फर्स्ट चैम्बर में, दूसरे चैम्बर में आया और उसके बाद सीधे बाहर डायरेक्ट बॉडी के पास चला जाएगा। तो एक ही बार हार्ट से क्रॉस हो रहा है ना, इसलिए इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, बाकी सब में डबल सर्कुलेशन। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। अभी हमने पढ़ाया कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स की सप्लाई करता है, ये भी आपको मेंशन कर देना है आंसर में। ठीक है, एंड फ्लोएम का काम होता है फूड और उसके साथ जो भी अदर सब्सटेंसेस हैं उसकी सप्लाई करना। वाटर एंड मिनरल्स की जो सप्लाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ यूनी डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, नीचे से ऊपर की तरफ। एंड फ्लोएम से जो फूड एंड सब्सटेंसेस की सप्लाई होती है वो 2 डायरेक्शन में होती है, ऊपर या नीचे। तो इसे हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल फ्लो। इतनी बातें आपको मेंशन कर देनी है। ठीक है, सो द आंसर इज, यहाँ पे आंसर है, आप यहाँ से गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो आप तो आसानी से लिख सकते हो, 5 स्टेप्स भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर अगर आपको लिखना है सेंटेंस में तो आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दे दिया है। ठीक है, प्लांट्स की सप्लाई जाइलम सेल से होती है और उसके बाद जाइलम सेल्स, रूट की जाइलम सेल्स, स्टेम्स की जाइलम सेल्स, लीव्स की जाइलम सेल्स, ये सभी आपस में इंटरकनेक्ट होकर के एक वाटर कंडक्टिंग चैनल बना लेती हैं जिसके थ्रू प्लांट्स की बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक वाटर रीच हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। फूड का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है? तो फ्लोएम के थ्रू होता है। क्या स्टेप बताया था मैंने? सबसे पहले लोडिंग ऑफ फूड इनटू सीव ट्यूब, सेकंड स्टेप में वाटर का फ्लो होता है जाइलम से, इसमें इसी सीव ट्यूब में। फिर थर्ड में ये दोनों मिलकर के सॉल्यूट्स हो जाते हैं, तो सॉल्यूट्स का मूवमेंट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे, और उसके बाद फोर्थ स्टेप्स में सॉलिड मूव कर जाते हैं, तो ये अनलोडिंग होती है।
अनलोडिंग होती है इस फूड की किसमें, सिंक में। एंड उसके बाद लास्ट में जो एक्सेस वाटर होते हैं वो रिटर्न्स हो जाते हैं जाइलम में। तो ये 5 स्टेप्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। आंसर यहाँ पे है, आप ये भी आंसर लिख सकते हैं और वो स्टेप्स भी लिख सकते हैं जो कि मैंने बताया। ठीक है, तो इस तरह से ये पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग लास्ट लाइफ प्रोसेसेस को देखेंगे। अब तक हमने न्यूट्रिशन भी गेन कर लिया है, रेस्पायरेशन की प्रोसेस भी हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया है। अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हुए हैं उसका एक्सक्रीशन कराना है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।